ये दोस्तों अब अपने नोट्स में से अपन आईपीएफ डिस्कस करते हैं सेक्शन 125 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। क्लास में याद कीजिए हम लोग बात किए थे कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए पैसों से और इन्वेस्टर्स के अनक्लेम्ड अमाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो चुका है। इट्स क्लोज टू 82,000 करोड़ रुपीस जो ये आईपीएफ अथॉरिटीज के पास जमा है आज के जमा। तो ये वही वाला टॉपिक है। हम लोग को इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है कैजुअली पहले कि ये फंड को बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये फंड इन्वेस्टर के एजुकेशन और अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए है और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने। बेसिक पहले इतना। दिस फंड इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट शैल बी क्रेडिटेड विथ स्पेसिफाइड अमाउंट्स, यानी इसमें कुछ अ, अ, निर्धारित अमाउंट्स जमा किए जाएंगे एंड इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड एंड अनपेड अमाउंट। यानी जो इन्वेस्टर्स का पैसा जमा है जब उन लोग मांगेंगे तो उसको वापस करने के लिए यूज होगा ये। एंड फॉर प्रमोटिंग द इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। अब आते हैं बेटा इसमें कि इसमें कौन कौन से अमाउंट जमा होते हैं। तो क्लास में याद किए हम लोग शुरू के 4 पॉइंट ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट के तरफ amount given by central government, donation by the central government, and amount in the general revenue account of the central गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में से भी पैसे यहाँ पे आते हैं। और ये है अमाउंट इन आईपीएफ क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। क्या है ना बेटा, पहले कंपनीज एक्ट 1956 में भी ये वाला अकाउंट होता था। तो गवर्नमेंट ने ये वाला अकाउंट क्लोज करके जो भी इसका बैलेंस रहा होगा वो ये वाले आईपीएफ में डाला। इस वाले को बोलते हैं आईपीएफ क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक? इसके बाद यहां से सिलसिला शुरू होगा कि जो इन्वेस्टर्स के पैसे बेटा डिविडेंड के ही नहीं, डी फॉर डिविडेंड, डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिपॉजिट्स, ये सब पैसे भी इन्वेस्टर के जो अनक्लेम्ड रह जाते हैं मैच्योर्ड, 7 साल तक कंपनी संभाल के रखती है और 7 साल बाद विद इंटरेस्ट कंपनी इसको आईपीएफ में ट्रांसफर करती है। तो अमाउंट लाइंग इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट फॉर 7 ईयर्स। उसके बाद एक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड। यानी इन्वेस्टर ने आईपीओ में अप्लाई किया, कंपनी को एप्लीकेशन मनी भेजा और कंपनी उसको अलॉटमेंट नहीं की शेयर्स का, और कंपनी ने उसको एप्लीकेशन मनी रिफंड करने के लिए चेक भेज दिया, बट इन्वेस्टर ने उस एप्लीकेशन मनी को क्लेम नहीं किया। तो ये सारे पैसे 7 ईयर्स के पीरियड के बाद आईपीएफ में चले जाते हैं। मैच्योर डिपॉजिट विद कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी इफ सच अमाउंट हैज रिमेन अनक्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ 7। तो 7 साल तक कंपनी संभाल के रखेगी। बैंकिंग कंपनी के पैसे आईपीएफ में नहीं जाते, वो आरबीआई के पास जाते हैं। बैंकिंग कंपनीज को छोड़ के बाकी कंपनीज का जो पब्लिक डिपॉजिट्स का पैसा है वो आईपीएफ में। मैच्योर्ड डिबेंचर विद कंपनीज इफ सच अमाउंट इज अनक्लेम फॉर अ पीरियड ऑफ 7। यानी इन्वेस्टर ने कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए थे, डिबेंचर मैच्योर हो गए थे, कंपनी ने उसको पैसे वापस करने का चेक दिया पर उसने क्लेम नहीं किया, तो 7 साल बाद कंपनी उसको आईपीएफ में डालेगी। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अमाउंट रेफर्ड टू इन अबव क्लॉजेस। इन सब पैसों पर जितना ब्याज बना होगा 7 साल में वो भी आईपीएफ में जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब आईपीएफ अथॉरिटीज आईपीएफ में पड़े हुए पैसे से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उससे जो वो अर्न करेंगे वो भी आईपीएफ में जमा हो जाएगा। रिडेम्पशन अमाउंट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अनक्लेम, यानी इन्वेस्टर ने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे, वो रिडीमेबल थे, वो मैच्योर हो गए, इन्वेस्टर ने पैसा क्लेम नहीं किया, 7 साल बाद कंपनी वो पैसे भी आईपीएफ डालेगी। ये एल पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। इसमें जो डिसगॉर्जमेंट वर्ड है उसका मीनिंग मैंने आपको क्लास में बताया था, रिकवरिंग मनी फ्रॉम पर्सन हु अर्नड इट रॉन्गफुली। यानी कोई व्यक्ति ने अगर गलत तरीके से, धोखे से कुछ पैसा अर्न कर लिया है और उसके पास वो पैसा पड़ा है, तो वो पैसा आईपीएफ अथॉरिटी उससे छीन के आई सॉरी जो भी अथॉरिटी उससे वो पैसे छीन के आईपीएफ में जमा कराएगी। तो अमाउंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 38(4), दैट इज अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज seized from a person who is convicted
फॉर फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 38(3). तो जो व्यक्ति सेक्शन 38(4) के तहत कॉन्विक्टेड है, उस व्यक्ति से पैसे या तो डिसगॉर्ज कर लिए जाते हैं या उसकी सिक्योरिटीज को लेकर बेच दिया जाता है। उससे जो पैसे मिलते हैं वो आईपीएफ में जमा हो जाते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बोनस शेयर्स, सॉरी, फ्रॉम फ्रैक्शनल शेयर्स विच अराइज थ्रू बोनस शेयर्स मर्जर और अमलगमेशन। तो हिंदी में मतलब था कि कई बार आईपीएफ के पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं और उन शेयर्स पे बोनस शेयर्स डिक्लेयर होते हैं। बोनस शेयर्स अगर डेसिमल में होते हैं तो डेसिमल शेयर्स नहीं देकर सामने वाली कंपनी कैश दे देती है। उसको बोलते हैं कि फ्रैक्शनल शेयर के सेल करने से जो पैसा मिले। या दूसरा केस, अगर उस कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ मर्जर अमलगमेशन हो रहा है तो हमको एज अ शेयर होल्डर न्यू कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। न्यू कंपनी के शेयर्स एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होते हैं, वो मिलते हैं। अगर उस फॉर्मूले में हमको जितने शेयर्स मिलने वाले वो डेसिमल में है तो अगेन डेसिमल शेयर्स हमको नहीं मिलेंगे, तो हम डेसिमल शेयर्स कंपनी को बेच देते हैं, कंपनी उसके बदले हमको कैश देती है। तो फ्रैक्शनल शेयर्स बोनस शेयर में या मर्जर अमलगमेशन जब भी हमको मिलने वाले होते हैं तो उसको बेचना पड़ता है, बेच के पैसे मिलते हैं। तो आईपीएफ अथॉरिटी को भी वो पैसे अगर जो मिले हैं वो आईपीएफ फंड में डाल चले जाएंगे। अब आते हैं 125(3) में कि जो फंड्स आईपीएफ में आएंगे उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, यूज कहाँ होगा। तो 5 पर्पस लिखे हैं, उसमें से 4 ही एग्जाम ओरिएंटेड है। पहले तो प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, इस फंड का नाम है। और दूसरा भी कॉमन सेंस है कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट आया हुआ है अगर वो क्लेम करने कोई आ जाए तो उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनमेच्योर्ड डिपॉजिट, मैच्योर्ड डिबेंचर, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड, सब रिफंड करेंगे। थर्ड पॉइंट इंटरेस्टिंग है। याद करो थोड़ी देर पहले वो अपन किसी गलत व्यक्ति से पैसा डिसगॉर्ज किए थे, उसका सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ करके पैसे लिए थे, तो वो पैसे आईपीएफ में पड़े हुए हैं। किसी एक दिन कोई एलिजिबल इन्वेस्टर आएगा जो ये प्रूव करेगा कि नुकसान उसका हुआ था, तो जो पैसा डिसगॉर्जमेंट में आईपीएफ में मिला था तो हमको एलिजिबल इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसगॉर्ज्ड अमाउंट among eligible and identifiable applicants, सीधा उसके बाद who have suffered loss due to wrongful action by any person। okay? और उसके बाद डी पॉइंट में ये था कि अगर किसी कंपनी के इन्वेस्टर्स ने, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स और मेंबर्स ने किसी कंपनी के ऊपर क्लास एक्शन सूट फाइल किया है तो उसके लीगल एक्सपेंस को रीइंबर्स करने के लिए भी आईपीएफ फंड यूज। रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंस incurred in pursuing class action suit, यानी in fighting class action suit under section 37 and 245 by members, debenture holders और depositors। और उसके बाद any other purpose। उसके बाद सर ये वाले पॉइंट में लिखा है कि जो भी व्यक्ति आईपीएफ से पैसा क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड है उसको आईपीएफ अथॉरिटीज को एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। अब इसके बाद भाइयों आईपीएफ अथॉरिटी का लॉ पड़ेगा। बहुत इजी और बेसिक प्रोविजन है, थोड़ा फास्ट रखेंगे। पहले पॉइंट में लिखा है कि एक अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, सॉरी, अंदर लिखा है एन अथॉरिटी इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फंड। यानी आईपीएफ अथॉरिटी क्या है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड करेगी और फंड के अकाउंट्स को मेंटेन करेगी। इसमें से एमसीक्यू जनरेट हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी होगा, अभी कुछ दिन पहले मैं क्लास में आपको करा रहा था, कुछ लेडी थी, मुखर्जी सर नेम था, मुखर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वो सेक्रेटरी थी। बेसिकली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा वो आईपीएफ अथॉरिटी का ऑटोमेटिक चेयरमैन बन जाए, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोल। द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शेल बी एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। इसके अलावा 6 मेंबर्स होंगे जो मैक्सिमम 7 तक भी हो सकते हैं और साथ में एक सीईओ भी।
ये सब लोग कन्वीनर होंगे अथॉरिटी के। कन्वीनर का मतलब जो डेली फंक्शन। सेकेंड पॉइंट में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड द अथॉरिटी विथ सच ऑफिसर्स एंड अदर रिसोर्सेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिसोर्सेज सप्लाई करती है। थर्ड पॉइंट अथॉरिटी शेल एडमिनिस्टर द फंड, वो तो हम जानते ही हैं। मेंटेन अकाउंट्स, ये भी हम जानते ही हैं। बट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीएजी, तो सीएजी के दिशा निर्देश के अनुसार इनको अकाउंट्स में। स्पेंडिंग ऑफ मनी, अथॉरिटी शेल बी कॉम्पिटेंट टू स्पेंड मनी, यानी 125(3) में जो ऊपर पर्पसेस अपन पढ़ रहे थे, चार पांच पर्पस, उसके लिए पैसा अथॉरिटी खर्चा फंड में से। बस। और ये पॉइंट एमसीक्यू में आता है, फिफ्थ पॉइंट, कि इस आईपीएफ अथॉरिटी के जो अकाउंट्स है उसकी ऑडिट कौन करेगा। द अकाउंट्स ऑफ द फंड शेल बी ऑडिटेड बाय सीएजी, और इन ऑडिटेड अकाउंट्स को और साथ में ऑडिट रिपोर्ट को सीएजी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है। ऑडिटेड अकाउंट्स को और ऑडिट रिपोर्ट को सीएजी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को। इससे थोड़ा सा सिमिलर पॉइंट बट माइन्यूट डिफरेंस है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट बाय अथॉरिटी में लिखा है कि अथॉरिटी भी अपनी एक्टिविटीज के ऊपर साल भर में एनुअल रिपोर्ट बनाती है। उस एनुअल रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो पॉइंट नंबर 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिट रिपोर्ट मिल गई। पॉइंट नंबर 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट मिल गई। इस ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्ले। फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर द अथॉरिटी शेल प्रिपेयर इट्स एनुअल रिपोर्ट and forward a copy thereof to central government. In turn, the central government shall lay मतलब place the annual report and audit report before each house of parliament. Okay, my dear friends, ये था आपका